अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का संविधान, उसको किस तरह अमेंड किया जाता है, उसको किस तरह तब्दील किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 368। उसके अंदर ये सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है। उसके अंदर सारा इन्होंने बताया कि भाई किस तरह संविधान को तब्दील कर सकते हैं, किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यही जो आर्टिकल 368 है, इसको मैं आपको बहुत ही आसान करके समझाने वाला हूं, बहुत ही इजी करके, और साथ में कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने रखूंगा ताकि आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए कि भाई भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किस तरह अमेंड किया जाता है, और आपको यह इंशाल्लाह हमेशा याद रहेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यार भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है उसमें कौन चीज़ें हिस्सा लेती हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है बुनियादी तौर पे वो पार्लियामेंट है। वो जाहिर बात है, ये तो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड है वो वहाँ की पार्लियामेंट ही कर सकती है। तो अब ज़रा उनकी पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं। तो देखें, भारत की जो पार्लियामेंट है उसके एक्चुअली दो हाउसेज हैं। एक हाउस का नाम है लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, और दूसरा है राज्यसभा। तो सबसे पहले लोकसभा देखें। लोकसभा के अंदर क्या है कि लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स आते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भाई लोकसभा के जो मैक्सिमम बंदे होंगे ना वो 550 होंगे, यानी 550 मेंबर जो उन्होंने लिमिट लगा दी है कि भाई इतने बंदे लोकसभा में बैठ सकते हैं। अब 550 में से 530 जो है ना वो रियासतों से आते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के 28 स्टेट्स हैं। ठीक है जी। और बाकी जो 20 बंदे हैं ना वो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और इंडिया में यूनियन टेरिटरीज कितनी हैं? 8 हैं। अब भाई ये यूनियन टेरिटरीज क्या होता है दोस्तों? ये वो इलाके हैं जो खुद सेंट्रल गवर्नमेंट उनको गवर्न करती है, मैनेज करती है, ये किसी रियासत के अंदर नहीं आते। ठीक हो गया जी। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है दोस्तों लोकसभा की, जरा बताएं मुझे। 550। लेकिन इस टाइम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2025 में, जुलाई का आज आखिरी दिन है, आई थिंक 31 है या 30 है। तो इस टाइम लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो 543 हैं। ठीक है जी। इस टाइम मौजूद है। दूसरा, ये लोकसभा जो है ना ये 5 साल का इसका टेन्योर है। 5 साल के बाद फिर दोबारा इलेक्शन होता है, फिर दोबारा नए लोग आते हैं। लेकिन हाँ, 5 साल से पहले अगर डिसॉल्व कर दिया जाता है तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज इसकी जो टर्म है वो कितनी है? 5 साल की। ठीक हो गया जी। तो भाई एक तो ये लोकसभा के बारे में हमें जानकारी मिल गई कि लोकसभा एक्चुअली है क्या। उसके बाद आता है राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। अब राज्यसभा के अंदर जो टोटल लिमिट इन्होंने रखी हुई है ना संविधान के अंदर, वो है 250। 250 में से 238 तो रियासतों से और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 12 जो मेंबर्स हैं ना दोस्तों, वो प्रेसिडेंट साहब वहां पे नॉमिनेट करते हैं। ठीक है। लेकिन इस टाइम, यानी कि अभी जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस टाइम राज्यसभा में 245 बंदे बैठे हुए हैं। और दूसरा ये भी याद रखिएगा, राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। ठीक है। ये इसका टेन्योर कोई 5 साल का नहीं है, ये इट इज अ परमानेंट बॉडी, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। हाँ, लेकिन इसके अंदर जो बंदे बैठे हैं ना उनका इलेक्शन एट अ टाइम नहीं होता, यानी डिफरेंट टाइम पे होता है। यानी जो 1/3 मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन हर 2 साल बाद होता है, फिर दूसरे 1/3 का दोबारा 2 साल बाद होगा। यानी ये इस तरह एक सर्कल काम करता है, जिससे ये होता है कि राज्यसभा हमेशा भरा ही रहता है, खाली नहीं रहता। और दूसरा, जो राज्यसभा का मेंबर है ना वो 6 साल के लिए राज्यसभा का मेंबर होगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह दूसरा बंदा आ जाएगा। तो भाई ये हो गए राज्यसभा है, लोकसभा, इसको हम ओवरऑल कहते हैं। इनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, दोनों हाउस के जो मेंबर्स हैं इनको मिला के हम क्या बोलेंगे? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो भारत में जब हम संविधान को तब्दील करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो प्राइवेट मेंबर्स हैं, जो लोकसभा में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं, जिनका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी जनाब ये बिल पेश कर सकते हैं आइन में तरमीम करने का, यानी संविधान को तब्दील करने का। और साथ में जो हुकूमत के मिनिस्टर्स हैं, तो वो भी जनाब जो है ना ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो बिल है वो पेश कर सकते हैं। तो भाई पहला तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई अमेंडमेंट के अंदर सबसे पहला जो किरदार है वहाँ की पार्लियामेंट का है, और पार्लियामेंट में सबसे पहले आती है लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा। ठीक हो गया जी। उसके बाद जनाब वहाँ पे आती हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स।
यानी वहाँ पे 28 रियासतें हैं ना दोस्तों, तो 28 रियासतों की अपनी अपनी असेंबलीज हैं। ज़्यादातर रियासतों में एक ही असेंबली है, यानी यूनिकैमरल, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेकिन यार कुछ रियासतों के अंदर ना दोस्तों वहाँ पे दो हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है कि जनाब इस अमेंडमेंट के अंदर पहले तो हिस्सा लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के लोग, उसके बाद वहां की रियासतों की जो असेंबलीज है वो भी हिस्सा डालती हैं इस अमेंडमेंट के अंदर। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अब ये जो रियासतों की जो असेंबलीज है ना दोस्तों, ये सिर्फ कुछ मामलात के अंदर जो है ना ये अपनी इनपुट देते हैं आइन में, जब भी संविधान को तब्दील करते हैं। और जब फिर वो, और क्या होता है, इन्होंने यहाँ पे एक शर्त भी रखी हुई है कि भाई जब पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट पास कर देती है तो उसके बाद अगर वो मामला फेडरल नोयत का है तो उसमें असेंबलीज भी अपना जो है ना उनका भी हमें अप्रूवल चाहिए। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जो 28 रियासतें हैं उसमें से मैक्सिमम अगर 50 रियासतें उस अमेंडमेंट को ओके कर देंगी तो वो अमेंडमेंट आगे चली जाएगी, वो मंजूर हो जाएगी। ठीक है जी, तो एक ये चीज़, और दूसरा यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर किसी रियासत में दो असेंबलीज हैं, यानी कि वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, यानी बाइकैमरल है, तो याद रखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना वही हिस्सा लेती है। वैसे ज़्यादातर रियासतों में तो भाई सिर्फ एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली है, वही हिस्सा लेती है तरमीम के अंदर, अमेंडमेंट के अंदर। लेकिन अगर कहीं पे दो हाउसेज हैं तो वहाँ पे सिर्फ उसका जो लेजिस्लेटिव असेंबली वाला हिस्सा है वही हिस्सा लेगा। एक तो ये दूसरा हिस्सा हो गया। और तीसरा जनाब जो किरदार है वहाँ पे वहाँ के सदर का है, प्रेसिडेंट का है, कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पार्लियामेंट से मंजूर हो जाता है और उसके बाद स्टेट से भी मंजूर हो जाता है तो फाइनली किसके पास आता है, प्रेसिडेंट के पास आता है। प्रेसिडेंट उसको ओके कर देता है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है ही नहीं भारत के अंदर कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को या तो रिजेक्ट कर दे या वापस कर दे। भाई ये है ही नहीं, क्योंकि आर्टिकल 111 के अंदर ना वहां पे प्रेसिडेंट के हवाले से जो पावर्स हैं उनके बारे में बताया गया है, लेकिन उनके अंदर इस चीज के बारे में जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर नहीं है, ना ही वो रिटर्न कर सकता है, ना ही वो विथ होल्ड कर सकता है। ठीक हो गया जी। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल जब उसके सामने आएगा तो उसके पास साइन करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो दोस्तों ये तो हो गई तीन बड़ी चीजें जो हिस्सा लेती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाता है। तो देखें यार, भारत के अंदर संविधान को अमेंड करने का, तब्दील करने के तीन तरीके फॉलो किए जाते हैं, तीन मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। अब आपने यहां से गौर से सुनना है, समझने की कोशिश करनी है कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं। देखें इन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि एक तरीका तो ये है कि बाज़-औक़ात अगर कोई छोटे मोटे मामलात हैं ना तो उसमें क्या है कि सिंपल हमें मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट की, लोकसभा की और राज्यसभा की। यानी कि कुछ ऐसे मामलात हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल आपको मेजॉरिटी चाहिए। यानी कि आप लोकसभा में जाएंगे तो लोकसभा के जो उस टाइम जो मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उसकी 50% लोगों का अप्रूवल चाहिए। यानी लोकसभा के कितने मेंबर्स हैं, 543 है ना, मिसाल है, यानी कि एक्चुअल में 543 हैं। तो हम फर्ज करते हैं कि यार इस टाइम लोकसभा में ना 200 बंदे आए हुए हैं एक सेशन के अंदर। तो ये जब अमेंडमेंट, ये वाला जो यानी कि सिंपल मेजॉरिटी वाली जब अमेंडमेंट आएगी ना तो वहां पे उन्होंने कहा है कि भाई जितने बंदे मौजूद हैं ना उसका 50% लोग इसको ओके करें। यानी अगर 200 बंदे आए हैं तो 100 से ऊपर लोग अगर उसको ओके कर देंगे तो वो अमेंडमेंट हो जाएगी। इसी तरीके से राज्यसभा में भी जो मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उनका 50% यानी हमें चाहिए। या ये नुक्ता याद रखिएगा, 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट, यानी जो उस दिन वहां पे लोकसभा में राज्यसभा में जो लोग मौजूद थे उनका हमें 50% चाहिए, टोटल मेंबरशिप का नहीं चाहिए। यानी 543 हैं लोकसभा के टोटल मेंबर्स, उसका 50% नहीं चाहिए। राज्यसभा के 545 हैं तो वो नहीं चाहिए भाई, जो मौजूद होंगे उसका 50% चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमें टोटल स्ट्रेंथ नहीं देखनी, बस वही देखना है कि कितने लोग मौजूद हैं और बस उनसे हमने वोटिंग करवानी है। अगर मोर देन 50% मिल गया तो भाईजान अमेंडमेंट
हो जाएगी। तो ये है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये तो बहुत ही ईजी है। अब इसमें कौन से मामला अमेंड किए जा सकते हैं, यानी कौन सी चीज़ें हैं, यानी वहाँ पे अगर आप स्टेट की बाउंड्रीज हैं, स्टेट के नाम्स हैं, सैलरीज हैं, ये वाली चीज़ जो है ना आप सिंपल मेजॉरिटी के साथ वहाँ पे तब्दील कर सकते हैं संविधान के अंदर। यानी संविधान के अंदर ये वाली जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई और प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वहाँ पे जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो जुडिशरी की जो पावर्स हैं, अगर ये वाले मामलात अगर आप छेड़ेंगे तो फिर ये वाले मामलात इस सिंपल मेजॉरिटी के जरिए हल नहीं होंगे। इसके लिए फिर आपको स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जो मैं अब आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने सिर्फ सिंपली ये बात याद रखनी है दोस्तों कि संविधान को तब्दील करने के 3 तरीके हैं। जो पहला तरीका है दोस्तों, उसमें हमें सिंपल 50% मेजॉरिटी चाहिए मेंबर्स की, वो भी जो उस टाइम मौजूद हैं लोकसभा में और राज्यसभा में। ठीक हो गया, और वहीं से वोटिंग कराएंगे और वो हो जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे इसके अंदर कौन से मामला आते हैं। भाई वो सिंपल, अगर कोई नई रियासत ज्वाइन कर रही है, कोई स्पेशल काउंसिल बनानी है, कोई पब्लिक जो ऑफिशियल्स हैं उनके पैसों के मामलात हैं, पार्लियामेंट्स के रूल्स हैं, यानी इस तरह के जो छोटे मोटे मामलात हैं ना, इनको आप सिंपल मेजॉरिटी के जरिए तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे इस प्रोसीजर में रियासतों का कोई किरदार नहीं है, स्टेट्स का कोई किरदार नहीं है। तो ये हो गया पहला तरीका। ठीक है जी। अब आते हैं दूसरा तरीका अमेंडमेंट का, जिसको बोलते हैं अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों ये है खतरनाक चीज, और इसी को आपने सबसे ज्यादा समझने की कोशिश करनी है। दोस्तों आर्टिकल 368 की जो सब क्लास 2 है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई आप आइन को स्पेशल मेजॉरिटी के जरिए भी तब्दील कर सकते हैं। अब ये स्पेशल मेजॉरिटी का क्या प्रोसीजर है यार, इसके अंदर ना 2 कंडीशंस यानी कि आपने ना फुलफिल करनी होती हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि भाई मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, यानी एक बिल को मंजूर करने के लिए आपको जो दोनों हाउसेज है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसकी जो टोटल मेंबरशिप है ना, उसकी मेजॉरिटी आपको चाहिए। यहां पे टोटल मेंबरशिप, इसका मतलब यह है कि लोकसभा में इस टाइम कितने बंदे हैं दोस्तों, 543। तो उनकी ये टोटल मेंबरशिप है ना 543। भले उस दिन 200 बंदे आए हों, 300 बंदे आए, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टोटल मेंबरशिप कितनी है, 543 है। तो इसकी हमें मेजॉरिटी, अब इसकी मेजॉरिटी 50% कितनी बनेगी, 272। ठीक है जी। इसी तरीके से राज्यसभा की टोटल मेंबरशिप कितनी है इस टाइम, 245। तो उसकी सिंपल मेजॉरिटी कितनी बनेगी, 123 वोट्स बनेंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि भाई अगर आप स्पेशल मेजॉरिटी के जरिए संविधान को तब्दील करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पहले जो दोनों हाउसेज हैं उसकी टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी चाहिए। पहली कंडीशन ये हो गई। ठीक हो गया। दूसरी क्या कंडीशन है भाई, दूसरी कंडीशन ये है कि भाई जो मेंबरशिप है ना, जो जो वहां पे लोग मौजूद हैं, यानी उस टाइम लोकसभा में जितने लोग मौजूद हैं, जितने राज्यसभा में मौजूद हैं, उनका 2/3 जनाब हमें चाहिए। अगर 2/3 लोग उस यानी कि अमेंडमेंट के हक में वोट देंगे तो अमेंडमेंट हो जाएगी। अब इसको मिसाल देके समझाते हैं कि भाई एक दिन क्या हुआ कि लोकसभा के जो है ना वो मेंबर्स मौजूद थे उस टाइम, उस दिन 450, लेकिन हमें आइन में संविधान में तब्दील करने के लिए कितने बंदे चाहिए, 2/3 चाहिए ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट, यानी जो प्रेजेंट लोग हैं उसके 2/3। तो इस टाइम कितने बंदे थे उस दिन, 450। तो 450 का 2/3 कितना बनेगा, बताएं जरा मुझे, 295 बनेगा। यानी 295 लोग अगर वोट के हक में देंगे तो वो आइन में यानी कि संविधान के अंदर तब्दीली आ जाएगी। इसी तरीके से राज्यसभा का एग्जांपल है, तो राज्यसभा में मिसाल लेते हैं कि एक दिन जो है ना सेशन में 200 बंदे थे। अब 200 बंदों का 2/3 कितना बनेगा, 127। यानी 127 लोग अगर यानी कि अमेंडमेंट के हक में वोट देंगे तो वो अमेंडमेंट हो जाएगी। तो भाईजान ये 2 कंडीशन एट अ टाइम आपने फुलफिल करनी है अगर आप स्पेशल मेजॉरिटी के जरिए तरमीम करना चाहते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी के जरिए संविधान को तब्दील करना चाहते हैं। मैं दोबारा बताता हूं भाई, पहली कंडीशन क्या है कि भाई जो टोटल मेंबरशिप है ना हाउस की, उसकी मेजॉरिटी चाहिए। अब टोटल मेंबरशिप जो होती है एक्चुअल में जितनी सीटें होती हैं, लोकसभा की 543 हैं, राज्यसभा की 245 हैं, तो उसका आपको टोटल यानी कि मेजॉरिटी चाहिए।
और दूसरी कंडीशन ये है कि जितने लोग उस टाइम मौजूद हैं ना, उनका 2/3 चाहिए। यानी अगर उस दिन 450 बंदे हैं तो उनका कितना आपको चाहिए, यानी कि 295 लोकसभा में, और राज्यसभा में अगर उस दिन 200 बंदे हैं तो उसका आपको 2/3 कितना चाहिए, 127। जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं दोस्तों, तो तभी स्पेशल मेजॉरिटी के जरिए आप संविधान को अमेंड कर सकते हैं। इसको मजीद मैं आसान करता हूं। अब एक एग्जांपल लेते हैं लोकसभा की। अब लोकसभा में हम स्पेशल मेजॉरिटी के जरिए आइन को तब्दील करने का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो किस तरह करेंगे? तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लोकसभा की टोटल सीट कितनी है, 543। अगर तो 543 तो ये हो गई टोटल मेंबरशिप ना। टोटल मेंबरशिप का मुझे 50% चाहिए, तो 50% कितना बनेगा, 272 यानी 272 मुझे लोकसभा के मेंबर्स चाहिए। पहली कंडीशन ये मुझे मिल गई। दूसरी कंडीशन ये है कि जो मौजूद है उस टाइम, उसका हमें 2/3 चाहिए। मिसाल के तौर पर उस दिन 450 जो है ना लोकसभा के मेंबर प्रेजेंट है, तो 450 का 2/3 कितना बनेगा, 294 बनेगा। तो 294 चाहिए। तो अब ये दो कंडीशंस अगर मुझे मिल जाती हैं तो लोकसभा के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट का बिल है वो क्या हो जाएगा, मंजूर हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। अच्छा, यहां पे एक चीज याद रखें, ये जो है ना, ये दोनों कंडीशंस के लिए वोट एक ही दफा होता है। लेकिन जब ये एक जो यानी मिसाल के तौर पर एक मेंबर ऑफ लोकसभा का बंदा है ना दोस्तों, वो वोट करता है, वो जो वोट करतेगा ना वो काउंट होगा ना, एक ही दफा होगा, और लेकिन दोनों कंडीशंस देखी जाएंगी। ठीक है जी, यानी कि वोट एक ही दफा करेगा लेकिन दोनों कंडीशंस हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर दोनों कंडीशंस में वो उतरेगा तो ओके हो जाएगा और ये यहां से अमेंडमेंट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम राज्यसभा की बात करें, मिसाल के तौर पर अभी आप मुझे बताएं कि राज्यसभा में टोटल मेंबरशिप कितनी है, 245। उसकी मुझे क्या चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए पहली कंडीशन में। तो कितने बंदे मुझे चाहिए, 123 चाहिए। यानी 130 अगर अमेंडमेंट के हक में वोट देंगे तो अमेंडमेंट का प्रोसीजर यानी कि ओके हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट, यानी जो प्रेजेंट मौजूद है उनका 2/3 चाहिए। ठीक है ना। मिसाल है उस दिन कितने लोग आए थे राज्यसभा में, उस दिन जनाब 200 बंदे आए थे, 200 का मुझे 2/3 बताओ कितना बनेगा, 127। सो 127 का यानी कि फेवर में अगर वोट देंगे तो अमेंडमेंट हो जाएगी। अब ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाएंगी तो तभी राज्यसभा से वो बिल मंजूर हो जाएगा। और वहां पे यही दूसरी बात हमेशा दोबारा ये याद रखनी है कि वोट एक ही दफा होता है लेकिन दोनों कंडीशंस उसके ऊपर ये लोग अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों ये है दूसरा प्रोसीजर। अब इसमें कौन से मामलात हैं जो स्पेशल मेजॉरिटी के जरिए अमेंड किए जाते हैं? वो भाईजान बड़े अहम मामलात, अगर आप फंडामेंटल राइट्स में तब्दीली चाहते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आइन का जो प्रियम्बल है, संविधान का जो प्रियम्बल है, उसके वर्ड्स को तब्दील करना चाहते हैं, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को तब्दील करना चाहते हैं, यूनियन और स्टेट लिस्ट का जो स्केड्यूल 7 है उसको तब्दील करना चाहते हैं, जुडिशरी का स्ट्रक्चर प्रोसीजर अगर आप थोड़ा बहुत मजीद तब्दील करना चाहते हैं, इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, कंडक्ट है, पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, यानी भाई अगर आप ये इन मामलात को तब्दील करना चाहेंगे ना भारत के अंदर, तो आपको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? ये वाला। कौन सा वाला? दूसरे वाला, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट वाला। तो भाई ये दूसरा प्रोसीजर भी आपको समझ आ गया। और यहां पे फिर एक बात याद रखें कि भाई दूसरे प्रोसीजर के अंदर भी रियासतों का कोई किरदार नहीं है। तो भाईजान फिर रियासतों का कब काम यानी कि किरदार नजर आता है? तो दोस्तों वो है तीसरा जो मेथड है ना, उसके अंदर जनाब स्टेट्स जो है ना वहां पे उनका किरदार आता है। अब जनाब इन्होंने ये लिखा है कि अब तीसरा प्रोसीजर ये है कि जिसमें हमें स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए पार्लियामेंट की, प्लस में रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट, यानी आधी से ज्यादा रियासतों का भी हमें यानी कि अप्रूवल चाहिए, तो तब जाके वो तीसरा प्रोसीजर ओके होता है। अब तीसरे प्रोसीजर को किस तरह यानी कि फॉलो किया जाता है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले जनाब आपको क्या चाहिए, तीसरा जो प्रोसीजर अमेंडमेंट का, उसमें स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट चाहिए। ठीक है जी, यानी वही प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको दूसरे में बताया ना, दूसरे मेथड के अंदर, कि स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि एक तो मुझे टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी चाहिए, प्लस में 2/3 चाहिए जो मौजूद है मेंबर प्रेजेंट। ठीक है, तो पहले यहां से ये वाला प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा तीसरे के अंदर। फिर उसके बाद जनाब वो बिल आ जाएगा कहां पे, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, वहां की जो रियासतों की जो असेंबलीज हैं वहां जाएगा।
और वहाँ भी अगर ओके हो जाएगा तो वो बिल जो है ना आईनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो अप्रूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने शर्त लगाई है कि भाई उसके लिए आपको अगर 28 रियासतें हैं तो उसकी 50 रियासतें अगर ओके करेंगी तो तभी वो अमेंडमेंट होगी। और उसके लिए उनके पास क्या मेजॉरिटी चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी। यानी मिसाल के तौर पर एक स्टेट है, उसकी जो लेजिस्लेचर्स हैं उसकी तादाद 200 है, तो आपको कितनी मेजॉरिटी चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। यानी 50% ऑफ स्टेट अगर सिंपल मेजॉरिटी के साथ अपनी असेंबलीज के जरिए इस बिल को मंजूर करेंगी तो वो जनाब आइन में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तरमीम हो जाएगी। यानी अब इंडिया में कितनी रियासतें? 28। तो भाई अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करनी है थर्ड मेथड के जरिए तो हमें फिर कितनी रियासतों का अप्रूवल चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए? भाई यानी कि 50% से ऊपर, यानी मिनिमम हमें 14 स्टेट्स की लाजमी रेटिफिकेशन चाहिए। ठीक है जी। तो ये हो गया तीसरा प्रोसीजर। तो अब तीसरे प्रोसीजर में भाई कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को अमेंड किया जाता है, तब्दील किया जाता है? तो जनाब वो है कि भाई किस तरह प्रेसिडेंट का इलेक्शन, यानी कि किस मैनर के साथ इलेक्शन होगा, एग्जेक्टिव पावर की डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसके अलावा जुडिशरी का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर अगर आपने तब्दील करना है, मजीद जुरिस्डिक्शन, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, या सेवंथ स्केड्यूल को आपने अमेंड करना है, या जो स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन है उसको आपने तब्दील करना है। भाई अगर आपने ये मामला आइन में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में तब्दील करने हैं ना, तो फिर आप कौन सा प्रोसीजर फॉलोगे करोगे? तीसरा, यानी जिसमें आपको पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा की स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए प्लस में उसकी रेटिफिकेशन भी चाहिए। तो दोस्तों ये हैं 3 तरीके। इन 3 तरीकों से भारत के अंदर संविधान को तब्दील किया जाता है। उसके बाद जनाब आखिर में किसका किरदार आता है? वो आता है जनाब प्रेसिडेंट का। तो आर्टिकल 362 की सब क्लास 2 हमें यह कहती है कि भाई प्रेसिडेंट के पास जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा तो उसके पास एक ही ऑप्शन है कि भाई आप चिप करके उसके को ओके करो, साइन करो, असेंट दो। ना वो रोक सकता है, ना विथ होल्ड कर सकता है, ना रिटर्न कर सकता है, ना वो रिफ्यूज कर सकता है कि भाई मैं साइन करने से इनकार करूंगा। उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि कि ये भाई कोई आम बिल थोड़ी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है। तो इसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो ओके कर दे। ठीक है। मजीद अगर मैं बताऊं तो आपको बताऊं कि भारत के अंदर जो बिल है ना उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक होता है ऑर्डिनरी बिल, आम सा बिल, वो आर्टिकल 111 के तहत आता है। उसको तो प्रेसिडेंट साहब अप्रूव भी कर सकते हैं, वापस भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। जो मनी बिल है उसको सिर्फ जो है ना वो रिटर्न नहीं कर सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते, उसको भी मंजूर कर सकते हैं वो। क्योंकि आपको पता है कि जो मनी बिल है ना वो भी तभी लाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर, जब प्रेसिडेंट साहब वो उसको ओके करते हैं। तो वहां पे भी उनके पास कोई पावर नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में तो बिल्कुल ही पावर नहीं है। वो बाउंड है कि भाई वो बिल को अप्रूव करें। उनके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, रास्ता है ही नहीं। ठीक है जी। तो प्रेसिडेंट साहब उसको ओके कर देते हैं। सो दोस्तों ये था वो जनाब कि किस तरह भारत के संविधान को तब्दील किया जाता है। मैंने आपके सामने ये 3 मेथड रखे। मैं दोबारा थोड़ा सा इजी कर देता हूँ भाई। पहला प्रोसीजर है बाय सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब यह है कि उस टाइम लोकसभा राज्यसभा में जितने लोग मौजूद थे उसका 50% आपको अप्रूवल चाहिए अमेंडमेंट को ओके करने के लिए। और ये किन मामलात के अंदर? वो यानी मखसूस मामलात, सिंपल रियासतों की बाउंड्रीज, नाम, सैलरीज वगैरह। ठीक है जी। लेकिन उसके बाद दूसरा तरीका होता है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। इस प्रोसीजर में आपको 2 कंडीशन चाहिए। एक तो जो हाउस है उसकी टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो उस टाइम उस हाउस में जो मेंबर प्रेजेंट हैं उनका 2/3 भी हमें चाहिए। ये जब दोनों कंडीशंस मिल जाएंगी तो तभी जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ओके हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी वाला ये तब कब फॉलो किया जाता है? जब आपने फंडामेंटल राइट्स को तब्दील करना है, स्टेट पॉलिसी को तब्दील करना है, यानी बड़े अहम मामला जब आप तब्दील करेंगे तो आप स्पेशल मेजॉरिटी वाला प्रोसीजर फॉलो करेंगे। और तीसरा प्रोसीजर है उसमें क्या होता है कि हमें स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए प्लस में रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स। यानी जो वहां पे रियासतें हैं उसमें से अगर मेजॉरिटी वाली ओके कर देंगी तो उनकी असेंबलीज अगर सिंपल मेजॉरिटी से उस बिल को मंजूर कर लेंगी तो जनाब क्या हो जाएगा? आइन के अंदर, संविधान के अंदर तब्दीली आ जाएगी। तो ये तीसरा प्रोसीजर कब फॉलो किया जाता है? जब आपने प्रेसिडेंट के इलेक्शन, एग्जीक्यूटिव पावर को तब्दील करना है, लेजिस्लेटिव पावर्स, इन चीज़ों को जब आप तब्दील करेंगे तो आप तीसरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे।
सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर यारो मैंने बहुत ही कोशिश की है आपको बड़े आसान तरीके से ये जो तीनों मेथड्स हैं अमेंडमेंट के, संविधान के बारे में, वो आपको समझाऊं, और मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें शायद कामयाब हुआ हूँगा। अगर वाकई ये वीडियो आपको समझ आई है और ये प्रोसीजर आपको याद हो गया है, क्लियर हो गया है, तो नीचे कमेंट करके लाजमी मुझे बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर।